वेलकम टू शून्य अकेडमी। जैसा कि अभी तक हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी चीज़ों को कवर किया गया, इंट्रो कंप्लीट किया गया इंडिया का। ठीक है, साथ में कुछ फिजिकल फीचर्स इंडिया के कंप्लीट किए गए, जिसमें हमने माउंटेन को कवर कर लिया। ठीक है, पासेस कवर किया गया, पीक्स को कवर किया गया। ठीक है, सारे माउंटेन रेंज को कवर किया गया। साथ में उसके बाद हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, हिमालयन रेंज का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया, और जो है पेनिनसुलर रेंज का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया। इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो आज का क्लास जो है इंडिया से नहीं बल्कि वर्ल्ड जियोग्राफी से है, थोड़ा सा चेंज किया गया। बीच बीच में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, है ना, साथ में हम स्टेट स्पेशल्स देते रहेंगे, है ना। तो आज का जो क्लास होगा वो वर्ल्ड जियोग्राफी से होगा, और इसमें हम आज जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या ओशियन है उनका इंट्रो, आज की क्लास में इंट्रो होगा कॉन्टिनेंट का, है ना। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है अर्थ के यानी ग्लोब के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ करके फिर हम महाद्वीप पर आ जाएंगे, महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुल मिलाकर के प्रादेशिक कॉन्सेप्ट आज समझना है ना, फिर उसके बाद एक एक करके डिटेल उनको किया जाएगा। ठीक, तो चलो बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। ग्लोब है ना। तो ग्लोब है क्या? तो यह हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का क्या है, एक काल्पनिक काल्पनिक रूप है ना, काल्पनिक रूप है ग्लोब, है ना। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाओं का जाल है, समझ में आ रहा ना। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाओं का, काल्पनिक रेखाएं हैं वो, ठीक है, दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का जाल है। ठीक है, उन रेखाओं को, जो दो प्रकार की काल्पनिक रेखा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसमें एक रेखा क्षैतिज है, ठीक है, एक प्रकार की रेखा क्षैतिज ड्रा की गई है, दूसरी प्रकार की रेखा ऊर्ध्वाधर ड्रा की गई है। ठीक है, क्षैतिज जो लाइन ड्रा की गई है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन ड्रा की गई है उसे हम कैसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, है कि नहीं। हालांकि अक्षांश और देशांतर को हम एस्ट्रोनॉमी वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तो बस थोड़ा सा इंट्रो करके हमें महाद्वीपों को समझना है ना। तो आइए, अगर हम मान लीजिए एक फिगर ड्रॉ करें, ये है ग्लोब, ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो मध्य से जो रेखा ड्रा की जा रही है इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यानी ये अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा क्षैतिज, जितनी भी ये रेखाएं खींची गई ये सब क्या है? ये सब क्षैतिज रेखाएं हैं, और इन क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? ये है अक्षांश रेखा, है ना, यानी कि लैटिट्यूड है, समझ में आ रहा है। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है, जो रेखा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है उन रेखाओं को हम ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वो देशांतर रेखा है कि नहीं, वो क्या है? देशांतर रेखा है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्षैतिज ड्रा की गई हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, मतलब देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर ड्रा की गई हैं। बातें क्लियर हो गई? ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इनके संबंध में कुछ बेसिक्स पॉइंट देख लें कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कांस्टेंट है, जबकि देखिए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह समान है, ठीक है, नियत है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर जाकर के क्या हो जा रही है? सबसे कम हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम, सबसे कम मतलब शून्य हो जा रही है, ये कह सकते हैं आप, है ना, शून्य हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेना, फिर हम चलते हैं महाद्वीप को समझते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या
179 या 181 आप कर सकते हैं। दोनों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, एग्जाम में दोनों में से कोई एक आएगा। अगर देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश अगर यानी जो आपका क्या है विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में यानी नॉर्थ पोल तक 90 रेखा ड्रा की गई है और साउथ पोल तक 90, यानी कि नॉर्थ और साउथ ये 90 डिग्री पर खींची गई, 90 डिग्री के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 to 90 इधर, 0 to 90 इधर, यानी 90 यहाँ 90 यहाँ और एक 0, 180 181 हो गया। लेकिन अगर 90 जो 90वीं रेखा है ना, जो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको आप पोल माने, वो मतलब कहा जा रहा है कि पॉइंट हो गया है, तो इन दोनों को जब निकाल दिया जाएगा तो 179 हो जाएगी। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 या 181 कर सकते हैं ना, दोनों में से एक। जनरली अगर देखा जाए रेखा की बात की जाए तो 179 ही यहाँ पे फैक्ट है, 179। इसी तरीके से देशांतर रेखाओं की जो टोटल संख्या है, देशांतर रेखाओं की संख्या, ठीक है, देशांतर रेखाओं की टोटल जो संख्या है वो कितना है 360 है ना। क्योंकि अक्षांश और देशांतर जो दोनों जो रेखाएं ड्रा की गई हैं काल्पनिक रेखाएं ही हैं, लेकिन ये जो ग्लोब पर ड्रा की गई हैं वो पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा खींची नहीं आपको मिलेगी, ये ग्लोब पर ही, चूंकि वो भी काल्पनिक रूप ही है पृथ्वी का, ठीक है। तो ये जो दोनों रेखाएं ड्रा की गई हैं ये एक एक डिग्री के अंतराल पर ड्रा की गई है ना। तो इस तरीके से जो है 0 डिग्री के पूरब 180, 0 डिग्री के पश्चिम 180 और 180 लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है। इस तरीके से टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब बात आती है कि हम अक्षांश और देशांतर को जनरली क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें तो महाद्वीप पढ़ना है, तो हम इसलिए पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर को, जो कि इनका तो डिटेल हम एस्ट्रोनॉमी में करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इसलिए समझना है कि किसी भी प्लेस की, है ना, किसी भी स्थलाकृति की, ठीक है, खगोलीय स्थिति को समझने के लिए, है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है ना। अक्षांश रेखाओं के सहारे ही, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम किसी स्थान की खगोलीय स्थिति को समझते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को हमें समझना इसलिए जरूरी है, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, कि इनके द्वारा ही, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के द्वारा हम किसी स्थान की खगोलीय स्थिति को समझते हैं, है ना। और देशांतर रेखाओं के सहारे ही हम समय का जो है पता लगाते हैं, ठीक है, देशांतर रेखाओं के सहारे ही हम समय का पता लगाते हैं। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर के जा रही है आप पढ़े होंगे, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से, ग्रीनविच से होकर के पास करते हैं। और भारत का जो मानक समय रेखा मैंने बताया था कि वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इस तरीके से भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है ना। हालांकि इन सारे चीजों को हम डिटेल करेंगे एस्ट्रोनॉमी में। तो आते हैं अब फट से हम कहाँ पे कि अब ग्लोब को एक बेसिक अध्ययन हमने किया कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का जो है क्या है, वो एक तरीके से पृथ्वी का काल्पनिक रूप है कि नहीं। तो अब अगर कहा जाए कि ग्लोब यानी संपूर्ण ग्लोब को, ठीक है, संपूर्ण ग्लोब, ब्रैकेट में आप पृथ्वी लिख दीजिए, संपूर्ण ग्लोब को जो है उच्चावच की दृष्टि से, कैसे, संपूर्ण ग्लोब को उच्चावच की दृष्टि से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो संपूर्ण ग्लोब को उच्चावच की दृष्टि से, ठीक है, अगर प्रथम श्रेणी की उच्चावच की बात की जाए तो 7 महाद्वीप और 4 महासागर में, 7 महाद्वीप और 4 महासागर में क्या किया गया, बांट दिया गया। संपूर्ण ग्लोब को उच्चावच की दृष्टि से 7 महाद्वीप और 4 महासागर में बांटा गया है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम 7 महाद्वीपों का नाम मेंशन करें तो एशिया, दूसरा आपका हो गया अफ्रीका, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक, चौथा आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक, उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका के बाद अगर हम यहाँ पे लें तो यूरोप ले रहे हैं, यूरोप, फिर छठा आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और 7वां आपका हो गया अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हो गए।
महासागर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहला आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा हम लेते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। और चौथा हमारा आ गया आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है कि नहीं। ये तो हो गए आपके महाद्वीप और महासागर नाम में ना। अब बेसिक्स यहाँ पे हमें जानना क्या है। यहाँ सबसे पहला आज हम इंट्रो कर रहे हैं, तो हम आज महाद्वीपों का ही अध्ययन करेंगे, है ना, महाद्वीपों का परिचय करेंगे। फिर जब हम महासागर को पढ़ेंगे तो डिटेल करेंगे महासागर को, एक एक महासागर को डिटेल किया जाएगा, ठीक है, जब हम जो है जलमंडल को पढ़ते हैं उस केस में, ठीक। तो आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन समझ लो, महाद्वीपों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। अकॉर्डिंग टू एरिया एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एरिया ही नहीं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि अगर टॉप 5 आप सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर आप काउंट करेंगे, है ना, तो उसमें से 3 ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप में हैं, जैसे चाइना, भारत और इंडोनेशिया। समझ में आ रहा है ना, इंडोनेशिया का पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चौथा स्थान है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में। पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है। तो इस तरीके से टॉप 5 में आप देख रहे हैं कि 3 देश तो एशिया कॉन्टिनेंटल के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू एरिया दोनों केसेस में, ठीक है, एशिया महाद्वीप क्या है, पहले स्थान पर है। और अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे कर लेंगे। अगर हम इसको एरिया के आधार पे, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे इसको अगर हम देखें, क्षेत्रफल के आधार पर आप ऐसा लिख लेंगे, आधार पर अगर इनका हम अब इनको रखें, इनको समझें, तो एशिया जो है सबसे बड़ा, एशिया क्या है, सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के बाद तब नंबर आएगा किसका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद एरिया जो है वो बड़ा है अंटार्कटिका का, किसका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद तब आता है यूरोप, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं, सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। बातें क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपका जवाब होगा एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जिसके नाम पर देश है ना, ऑस्ट्रेलिया देश इस महाद्वीप के नाम पे ही है ना। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ऐसा आपने मेंशन कर लिया, लिख लिया ना, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एशिया और यूरोप, एक शब्द आप लोग सुने होंगे जब आप एकेडमिक में, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे 9th 10th में या उससे पहले या 11th 12th में, कहीं ना कहीं तो आप सुने होंगे जरूर, ठीक है, यूरेशिया, ऐसा शब्द आपने सुना कि नहीं सुना, ठीक है। तो यूरेशिया क्या है उसको बता देते हैं। यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, है कि नहीं, यूरोप प्लस एशिया। इसे ऐसा क्यों कहा गया जानते हैं, यूरेशिया क्यों कहा गया। आप देख रहे होंगे जब भी आप अगर वर्ल्ड मानचित्र कभी भी देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि यूरोप और एशिया का एक ऐसा भाग, ठीक है, उनके जैसे होता है ना कि उनकी सीमा की अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में आप देखे होंगे कि यूरोप और एशिया का एक ऐसा जो ऐसी सीमा, ठीक है, एक तरफ का भाग ऐसा है जो क्या है, जल से जुड़ा नहीं है, है ना,
जो जल से जुड़ा नहीं है। बड़ा भूखंड जो चारों तरफ जल से जुड़ा होता है उसी को तो महाद्वीप कहा जाता है, और छोटा भूखंड है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और तीन तरफ से जब घिरा रहता है, भूखंड छोटा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है ना। तो आप देख रहे होंगे मानचित्र, कभी अगर आप एटलस में देखे होंगे वर्ल्ड मैप को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप को एक साथ, तो वहां आपने देखा होगा कि ये एशिया का पश्चिमी जो बॉर्डर है और यूरोप का पूर्वी बॉर्डर, ये दोनों सेम है ना, स्थल खंड है। ये दोनों क्या है, स्थल खंड है ना। वहां पे यूराल पर्वत के साथ इनकी सीमा साझा होती है, ठीक। तो इसलिए इनको मिला करके क्या कहा गया, यूरेशिया कहा गया। समझ में आ रहा ना, इसको क्या कहा गया, यूरेशिया। और यूरेशिया एक बड़ा भूखंड हो गया। तो बड़ा भूखंड होने के कारण उनके बारे में अध्ययन करना एक साथ थोड़ा सा जटिल था, इसलिए उसको दो पार्ट में बांटा गया, यूरोप एंड एशिया। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों को समझते हैं। बेसिक्स तथ्य हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने दावा किया है, क्या दावा किया है, 8वें महाद्वीप का। वैज्ञानिक 7 महाद्वीप तो हम यहां देख ही रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक और भी महाद्वीप है, 8वां महाद्वीप, जिसका नाम है जीलैंडिया। 8वें महाद्वीप का दावा किया है, उसका नाम उन्होंने बताया क्या, जीलैंडिया है ना। अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर इस महाद्वीप को, ठीक है, इस महाद्वीप को मान्यता मिल गई, यानी इस जो भूखंड है इसको अगर महाद्वीप की मान्यता मिल गई, ठीक है, इसको मान्यता यदि मिल जाती है, ठीक है, तो उस केस में, अभी मिली नहीं है, मान्यता अगर मिल जाएगी तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो आकार है, जीलैंडिया का जो आकार है, यहाँ पे आप लिखिएगा, इसका जो आकार है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आकार का 2/3 है। आकार का कितना है, 2/3 भाग है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तब अगर इसे मान्यता मिल जाती है तो मान्यता मिल जाने पर, ठीक है, जीलैंडिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। होगा कि नहीं, छोटा महाद्वीप हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं है, अभी कौन सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, हाँ, कि इसको अगर दर्जा मिल गया महाद्वीप का तो ये सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम 7 महाद्वीपों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। तो अब इन 7 महाद्वीपों का थोड़ा सा हम पृथ्वी पर, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी ने, ये ग्लोब जो है इसी को तो हम पृथ्वी कहते हैं। ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का टोटल एरिया हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। पृथ्वी का टोटल एरिया हम क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। अब इसमें कहा जाए कि जो 7 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के क्षेत्र का कितना % है, ऐसा है ना। जैसे सबसे बड़ा एशिया है, तो एशिया का जो क्षेत्र है हम लिखेंगे फटाफट, ठीक है। एशिया का जो क्षेत्र है वो पृथ्वी के टोटल पृथ्वी के क्षेत्र का 29.8% है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तो अब यहाँ पे हम क्रम से लिख रहे हैं सबका। अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो 20.3% क्षेत्र है। कितना है, 20.3% है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, तो नॉर्थ अमेरिका का हम लिखेंगे, नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है वो 16.2% क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है वो 11.9% क्षेत्र है। साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो 9.2% क्षेत्र है, 9.2% क्षेत्र पर अंटार्कटिका का विस्तार है। उसके बाद यूरोप आ जाता है, ठीक है। यूरोप का जो क्षेत्र है वो कितना है, 6.8% है, ठीक है। और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वो 5.9% क्षेत्र है। यानी टोटल भूभाग, यानी पृथ्वी का टोटल जो 100% है ना, 100% भू क्षेत्र का
ठीक है। 29.9% क्षेत्र एशिया कॉन्टिनेंटल का पार्ट है, 20.3% क्षेत्र अफ्रीका, 16.2% क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका, 11.9 साउथ अमेरिका, 9.2 अंटार्कटिका, 6.8 यूरोप और 5.9 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि पूरे कॉन्टिनेंटल का जो भी क्षेत्र मिला है किसी भी महाद्वीप में, किसी भी महाद्वीप को जो क्षेत्र मिला है उसमें सबसे अधिक जो मैदानी क्षेत्र है वो 2 महाद्वीपों में है। सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र साउथ अमेरिका एंड यूरोप में। सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र कहां पे है? साउथ अमेरिका और यूरोप में। लेकिन अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो परसेंटेज की दृष्टि से आप लिखेंगे, परसेंटेज की दृष्टि से कुल भू क्षेत्र का, ठीक है, कुल भू क्षेत्र का सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र यूरोप के पास है। सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र किसके पास है? यूरोप के पास है। यूरोप कॉन्टिनेंटल में यूरोप के पास है। बातें क्लियर हो रही है ना? ठीक है। हम लोग बेसिक इंट्रो पढ़ रहे हैं अभी, है कि नहीं? बेसिक इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब अगला पॉइंट जो है वो क्या है महाद्वीपों के संदर्भ में, जो हमें शुरू में जान लेना जरूरी है, तब उसके बाद हम एक एक करके एक एक कॉन्टिनेंटल उनके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ क्या ओशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, सब कुछ जो है एक एक करके समझेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, सभी महाद्वीपों का अलग अलग उनका क्या देख लेते हैं, अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं हम यहाँ पे, है कि नहीं? तो बेसिक्स में हम लिखेंगे महाद्वीपों की भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति में क्या होता है कि हम आसपास के क्षेत्रों को देखते हैं कि कौन सा भूखंड उनके साथ जुड़ा हुआ है या कौन सी जलराशियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, है ना? उनका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एशिया को देखेंगे। पहला हमारा क्या होगा, एक एक करके समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंटल को देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप। तो अगर ग्लोब में देखा जाए, ग्लोब में, है ना, ग्लोब में ये देखिए क्या हो गया, ये 0 डिग्री लाइन हो गई जिसको हम विषुववृत्त कहते हैं, और ये नॉर्थ टू साउथ पोल मिलाने वाला 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर, है कि नहीं? तो जब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये दोनों लाइन ड्रा हो जाती है तो पूरा ग्लोब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पूरा ग्लोब 4 भाग में बढ़ जाता है कि नहीं? तो अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की लोकेशन कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, एशिया महाद्वीप 0 डिग्री देशांतर के क्या है, पूरब में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में भी है इसका कुछ भाग और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी है। लेकिन अगर एशिया की यहाँ पे बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों में पड़ रहा है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंटल। तो विस्तार में आप लिखेंगे उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व दोनों गोलार्धों में फैला है। इसका जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार में आप ऐसा लिख लीजिए उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व दोनों, ठीक है, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखना है अगला पॉइंट क्या, कि किसी भी पूरे ग्लोब में 5 ऐसी जो है अक्षांश वृत्त हैं, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट अक्षांश वृत्त हैं जिनके आधार पे कई चीजों को हम समझते हैं, जैसे क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लोकेशन को समझते हैं, बहुत कुछ, मतलब वहां पे चीजें समझ में आती है, सूर्य तप की स्थिति को समझा जाता है। ठीक है। तो 5 अक्षांश वृत्तों को हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर मेंशन करें इस ग्लोब में, तो एक तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, दूसरा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक, और फिर 66.5 डिग्री साउथ, है ना, 66.5 डिग्री साउथ। ये 5 अक्षांशीय वृत्त, इसे प्रमुख अक्षांश वृत्त कहा जाता है, प्रमुख अक्षांश वृत्त कहते हैं, है ना। ये क्या है, प्रमुख अक्षांश वृत्त है।
तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी समझते चल रहे हैं कि एशिया कॉन्टिनेंटल का विस्तार उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दोनों गोलार्धों में है। अगर यहाँ के हम इनका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉन्सेप्ट समझे तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम बता दें ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और यहाँ पे हम दिखा दिए कि ये है एशिया, ये क्या है, एशिया, एशिया कॉन्टिनेंटल है। तो अब एशिया कॉन्टिनेंटल के उत्तर में अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके उत्तर में क्या है, तो आपका जवाब होगा आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। उत्तर में आर्कटिक महासागर का विस्तार है, ठीक है। दक्षिण में अगर पूछे एशिया कॉन्टिनेंटल तो आप बताएंगे दक्षिण में इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम डेवलप अभी कर रहे हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में अगर हम चलेंगे तो पैसिफिक ओशियन मिलेगा यानी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर। और जब हम इसके पश्चिम में चलते हैं, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में अगर हम बढ़ेंगे तो पश्चिम में इसका जो बॉर्डर है वो कैसे है, तो पश्चिम में यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन, समझ आ रहा है ना। कैस्पियन, कैस्पियन को हम सीएसपी से ऐसा लिख दे रहे हैं, सीएसपी, कैस्पियन सी है यानी कैस्पियन सागर है। ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी, ब्लैक सी है यानी काला सागर है, ठीक है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे देखिएगा, एक स्थल खंड है और 3 जलराशियां हैं। ये चारों तो यूरोप के साथ इसका बॉर्डर शेयर करा रही है, किसके साथ, यूरोप के साथ इसका बॉर्डर बना रही है, एशिया और यूरोप का बॉर्डर बना रही है ना। 2 जलराशियां पश्चिम में और हैं, जिसमें से एक आपका रेड सी है और दूसरा कौन सा है आपका, एक तो हो गया लाल सागर हो गया और दूसरा यहाँ पे आपके स्वेज कैनाल है, रेड सी एंड स्वेज कैनाल, उसको आप नोटिस करेंगे, रेड सी एंड स्वेज कैनाल। ये दोनों जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के साथ जो है इसका बॉर्डर बना रहे हैं, किसका, एशिया का, अफ्रीका महाद्वीप के साथ। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पूरब क्या है, उत्तर पूरब में बेरिंग सागर है, उत्तर पूरब में बेरिंग सी है, बेरिंग सी, जो एशिया कॉन्टिनेंटल को नॉर्थ अमेरिका से इसका बॉर्डर बनाता है ना। तो ये हो गया एशिया का जो है बॉर्डर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, किसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, यानी इन्हीं के बीच में एशिया हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं, वो वृत्त को लेकर के। अगर आपसे पूछता है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन से वृत्त जो है गुजर रहे हैं, अक्षांशीय वृत्त, कौन कौन से प्रमुख अक्षांश वृत्त गुजरते हैं, तो यहाँ पे जो प्रमुख अक्षांश वृत्त हैं जो एशिया कॉन्टिनेंटल से जाते हैं उसको आप नोटिस करते चलेंगे। प्रमुख अक्षांश वृत्त में यहां से जो है भूमध्य रेखा जाती है, भूमध्य रेखा यानी जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जा रहे हैं। तो ये एशिया का एक बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है ना, उसके अवस्थिति को लेकर के। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट, है ना। मिटा दें इसको, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ। ऐसे ही फटाफट आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट, सॉरी यूरोप नहीं, अब दूसरे नंबर पे पहले अफ्रीका हम पढ़ लेते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो चारों महाद्वीपों चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें ग्लोब को, ठीक है, तो ये चारों में फैला है, ठीक है। एकमात्र, ऐसा लिख लेंगे, एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में फैला है, ठीक है, या उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के चारों पार्टों में, ऐसा कह सकते हैं।
गोलार्धों में फैला है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इनकी अवस्थिति, तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं। ये हो गया अफ्रीका, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब आप यहां पे देखिएगा, ठीक है, कि इसके नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में इसके क्या है जानते हैं, नॉर्थ का इसका जो बॉर्डर है वो यूरेशिया से जुड़ा हुआ है, यानी यूरोप और एशिया दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आए, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं या कौन कौन से उच्चावच हैं जो इस तरीके का बॉर्डर इसका बना रहे हैं यूरोप और एशिया से। उसमें उत्तर में जिब्राल्टर जल संधि है, लिखते चलेंगे फटाफट, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि के बाद भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया। स्वेज नहर, स्वेज नहर के बाद लाल सागर और अरब सागर, लाल सागर और अरब सागर। बातें समझ में आ गई। उत्तर में हो गया। दक्षिण में अगर हम यहां जाएंगे तो दक्षिण में इसका जो विस्तार है वही लास्ट में जाकर के दूर में अंटार्कटिका मिलेगा, है ना। बाकी वो इसका दो जल राशियों का सम्मिलन कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन का। पश्चिम में इसके अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशन पश्चिम में है। पूर्व में इंडियन ओशन है, पूर्व में क्या है, इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल हो गया। यहां से जो प्रमुख वृत्त गुजरता है उसको नोट करें। प्रमुख वृत्त में यहां पे तीन इंपॉर्टेंट जो मेन वृत्त हैं, जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों यहां से पास करती हैं। कहां से, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से। हो गया खत्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। नॉर्थ अमेरिका, आज बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं ना। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, तीसरा पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। कहां पे है, उत्तर पश्चिम में है। इसकी जो अवस्थिति है ये आप लिख लेंगे, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बॉर्डर का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए इसका, तो अगर हम ये पोर्शन कहें कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, तो नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ईस्ट में क्या है एंड वेस्ट में क्या है, उसको देखते हैं। तो इसके उत्तर में आर्कटिक ओशियन, क्या, आर्कटिक ओशन, और पूर्व में अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, और इसके दक्षिण में पनामा, पनामा कैनाल है, जो क्या कर रही है, पनामा कैनाल उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है ना। और इसके पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक, प्रशांत महासागर। हो गया बातें क्लियर। यहां से लाइन प्रमुख वृत्त जो पास कर रहे हैं उसको नोट कर लिया जाए। तो प्रमुख वृत्त की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वृत्त हैं, एक तो कर्क रेखा है, एक है कर्क रेखा, दूसरा है आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। तो हो गया ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं साउथ अमेरिका। ठीक, मिटा दी इसको, ठीक है, फटाफट कर लीजिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ अमेरिका की, तो जल्दी से, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जानते हैं कौन सा है, कनाडा, अकॉर्डिंग टू एरिया। साउथ अमेरिका अब हम पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका का जो विस्तार है ना, ये साउथ, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, वेस्ट दोनों में है ना। नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम एंड साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दोनों में फैला है। ठीक है, लोकेशन की बात की जाए फट से, ये हो गया साउथ अमेरिका। तो इसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पे पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। ठीक है, साउथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के
साउथ में अगर हम देखें तो वही पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन का मतलब वाटर बॉडी का ही क्षेत्र बनेगा। ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन। बात क्लियर हो गई। यहां से प्रमुख वृत्त कौन से जा रहे हैं उसको नोट करते हैं, क्योंकि सब पे क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम सबको डिटेल करेंगे। प्रमुख वृत्त यहां से जो जा रहे हैं उसमें विषुवत है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, विषुवत रेखा एंड मकर रेखा। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है इंपॉर्टेंट जो है, उसमें यूरोप को लेते हैं। किसको लेते हैं? यूरोप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप। तो यूरोप का जो विस्तार है वो जनरली कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दोनों में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इसका विस्तार है। बॉर्डर की बात अब यहाँ पे की जाए तो यूरोप में तो वही एक तो एशिया के साथ इसका जो बॉर्डर है, यूरोप का एशिया के साथ जो बॉर्डर है, यानी कि वहां पे आपका वही आ जाएगा, ठीक है। यूराल माउंटेन, ठीक है। सीएसपी सी यानी कैस्पियन सागर, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन, ये हो गया। पूरब में हो जाएगा यही, ठीक है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में इसके क्या है? मेडिटेरियन सी है, जिब्राल्टर है और वही रेड सी भी है, रेड सी। समझ में आ रहा है ना? साउथ में ये सारे वही चीजें आ रही हैं मिल करके, ठीक। और वेस्ट में अटलांटिक ओशन हो गया। यहां से जो मेन लाइन पास कर रही है, ठीक है। प्रमुख वृत्त की बात करें अगर हम, तो प्रमुख जो वृत्त यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, वो कौन से यहाँ से प्रमुख वृत्त जा रहे हैं? केवल यहां से एक वृत्त पास कर रहा है, वो है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यहां से पास करता है। लास्ट आपका जो बच रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूर्णतः जो है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पूर्व गोलार्ध में, साउथ ईस्ट में है ना, पूर्णतः साउथ ईस्ट में है ये, ठीक, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब इसके बॉर्डर की अगर हम यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तो उत्तर में आपका जो मिल जा रहा है यहाँ पे, उत्तर में हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन का, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक, ठीक है। इधर इंडियन हो गया और उसी का क्षेत्र यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। छोटे छोटे सागर है, इधर तो माला अराफुरा सागर है, इधर जो है आपके जो न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है एजियन सागर वगैरह, ये चीजें यहाँ पे मिल जा रही हैं। तो इसका तो मतलब दोनों सागरों का ही जल है यहाँ पे आकर के मिल रहा है। उत्तर में भी वही है, दोनों सागरों का जल यहाँ पे मिल रहा है। छोटा देश है। यहाँ से जो प्रमुख वृत्त पास कर रहे हैं, प्रमुख वृत्त, उसमें मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है, जो क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर भागों में बांट कर रही है, यानी इसके बीचों बीच से होकर के जा रही है ना। ये रहा बेसिक्स इसका, ठीक है, कॉन्टिनेंट का बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर कर लिए ना। अब हमें आगे क्या करना है? एक एक पॉइंट्स को डिटेल करना है, एक एक कॉन्टिनेंट को डिटेल करना, वो भी मानचित्र के सहारे, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग मानचित्र का अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कुल मिला के हमें मानचित्र का अध्ययन करना है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ इनसे संबंधित बेसिक पॉइंट्स भी है, जैसे नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है, कोलंबस ने उसको खोजा था। ये बेसिक्स पॉइंट्स है। द्वीपीय देश किसे कहा जाता है या द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी, क्योंकि वहां सब द्वीपीय द्वीप है। समझ में आ रहा है ना? ऑस्ट्रेलिया और कुछ जो है इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, यानी एशिया कॉन्टिनेंटल के, और उधर न्यूजीलैंड, इन सबको मिला करके ओशेनिया कहा जाता है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आपको यहाँ पे देखा जाए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसका लगभग 98% क्षेत्र जो है बर्फ से क्या होता है? ढका मिलता है अक्सर, है ना। कभी कभार जो है उसका लगभग 1-2% क्षेत्र जो है आपको दिखाई देगा। और उसके साथ बाद में आप ये भी कह लीजिए
कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल को जो है गतिशील महाद्वीप की भी संख्या के लिए, तो ये सब बेसिक्स पॉइंट्स है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया कि वर्ल्ड मैप में महाद्वीप के बेसिक इंट्रो को कंप्लीट कर लिया है ना। जरा आप लोग को जनरली समझ में आया होगा सारी बातें, ठीक है। एक बार आप उसको जो भी है नोट्स उसको पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करिएगा, ठीक है, ताकि कोई चीजें कोई कहीं से गलत ना हो पाए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब जो हमारा क्लास होगा उसमें हम एक एक कॉन्टिनेंटल को स्पेशली मानचित्र के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम उनका आउटर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आउटर क्षेत्र उनका क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।